ओके। तो लास्ट हम बात कर रहे थे स्टार के बारे में। ठीक है। अच्छा, स्टार के बारे में हमें आइडिया हो गया कि ये आउटर स्पेस में चीजें होती है। ठीक है। क्योंकि अभी हमने बात की सन के आसपास की। हम सन तक पहुंचे नहीं थे, कोई भी सन तक पहुंचना कोई सिंपल नहीं है, क्योंकि पता है वो पहले इतना हाई टेम्परेचर पे होता है कि वहां तक शायद पहुंचेंगे तो उससे पहले मेल्ट हो जाएंगे। तो हमने उससे दूर दूर तक की बात की अभी। ठीक है, अब आप सन तक चले जाओ या और दूर स्पेस में चले जाओ तो वो आउटर स्पेस कहलाएगा। ठीक है, मतलब काफी डिस्टेंस पे अगर आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि स्टार की जो फॉर्मेशन है ना, और ये स्टार इसको कहते क्यों हैं। अब सन को भी हम स्टार कह रहे हैं, उसको स्टार क्यों कह रहे हैं। नॉर्मल हम स्टार किसी और को कहते हैं, हम स्टार ऐसा बनाते हैं, सन ऐसा है। तो ये दोनों स्टार क्यों हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें जो हमने देखनी है कि इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के लिए दी हैं। ठीक है, मतलब वो आप स्टडी कर लो, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है। जैसे ये एटमॉस्फेयर का प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये आपके पास पूछा नहीं जाता। यहाँ पे मैंने इसलिए इन्फो इन्फो लिख दिया है। मतलब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप बात करते हो मार्स की, ठीक है, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स चौथे नंबर का प्लेनेट है, तो वो सन से दूर है, तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर लो होगा। जो सन से दूर है उसका टेम्परेचर लो है, जो मरकरी की बात करें वो क्लोज है तो हाई टेम्परेचर। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। तो इसमें कोई यहाँ सब लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टार की फॉर्मेशन, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम स्टार की बात कर रहे हैं। अब स्टार की जैसे हमने बात की कि वो आउटर स्पेस में होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्टार्स की एक और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है कि वो एक्सट्रीमली जो है वो दूर डिस्टेंस पर आपको मिलते हैं। ठीक है। अब वो डिस्टेंस इतना होता है कि आप उसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नहीं मेजर करते, उन्हें मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। ठीक है। लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है स्पेस में, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। तो अगर लेट सपोज आपने एक वहां पर लाइट सोर्स को ऑन किया और सामने ऑब्जर्वर रखा हुआ है आपने अलग अलग डिस्टेंसेस पर, ठीक है, स्पेस में, तो एक साल बाद आपने देखा, ठीक है, वरना एक साल जरूरी नहीं है कि एक साल लाइट ऑन करके रखी जाए। सिंपल सा तरीका, आप 24 आवर्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो फिर जितने साल के दिन होंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद ही, तो हमें पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि लाइट इतना फास्ट मूव करती है, और उसको अगर एक साल तक कंटिन्यूअसली मूव करवाया जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इतनी दूर दूर जो है वो आपको स्टार्स मिलते हैं एक दूसरे से, और दूसरे प्लेनेट से भी। तो जब स्टार्स एक दूसरे से, मतलब अगर दो स्टार इतना दूर हैं, मतलब आपसे कहा जाए आप एक साल तक चलते रहो कंसेक्यूटिव, तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है। और आपसे फिर कहा जाएगा कि अगर दो बॉडीज इतना दूर है, ठीक है, तो मतलब आप सोचने में भी अगर सोचो तो वो बहुत दूर लगेगा आपको, कि वो सोचने में इतना दूर है। तो रियल में अगर लाइट की बात कर रहे हैं जिसकी स्पीड मिलियंस में है, और अगर वो एक साल तक चलती रहे कंटिन्यूअसली, तो वो कितना दूर पहुंचेगी। तो स्टार्स एक दूसरे से खुद इतना दूर है, प्लस वो दूसरी बॉडीज से भी इतना दूर है, तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमारे पास एक पैरामीटर्स हैं जिससे हम चीज़ों को जज कर सकते हैं कि ये वाकई कितने कितने डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है वो लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट आ गया एक साल में, और एक साल में कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। एक साल में 365 डेज हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपको एक साल का टाइम पता चल जाएगा कितना होता है। ठीक है। फिर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा एक साल में लाइट कितना ट्रैवल कर सकती है। सिंपल। अच्छा, अब दूसरा बात ये, वो कैलकुलेशन जब आएगी तो वहां पर हम कर लेंगे। गैलेक्सी की बात हो रही है अब। ठीक है, स्पेस से बाहर निकले, आउटर स्पेस में आए, गैलेक्सी एक टर्म आ गई। ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी सुना है, तो वो गैलेक्सी का टर्म आपने देखा होगा, उनकी एनिमेशन भी गैलेक्सीज वाली होती थी। ठीक है। तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगेन नाम सुना है, पढ़ा है, लेकिन कभी
स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया होगा शायद। तो इट इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, अभी कॉमेट्स में ये चीज पड़ी थी। कॉमेट्स में भी यही था, लेकिन उसमें आइस और मिथेन था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो गैस और डस्ट इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, विच कंटेन्स स्टार प्लैनेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो गैलेक्सी आप समझ लो एक घर की तरह है। ठीक है, उसमें क्या है, क्लाउड और गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं। और इस घर में जो है वो, जिस तरह घर में बहुत सारी चीजें होती है, इसी तरह घर इस गैलेक्सी में भी स्टार प्लैनेट और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जो ऊपर सोलर सिस्टम देख कर आए हैं इतना बड़ा, तो ये भी गैलेक्सी में ही होगा। तो ये जब वहाँ लिखा हुआ है कि इसमें स्टार प्लैनेट और बहुत सारी चीजें और भी बॉडीज हैं, तो सोलर सिस्टम में भी इतनी सारी बॉडीज और प्लैनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी किसी गैलेक्सी में होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और वो सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और वो गैलेक्सी एक गैलेक्सी है, मतलब वो कोई भी गैलेक्सी हो सकती है, उसका कोई नाम होगा, वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें गैलेक्सी में रहते हैं, मतलब गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, उसमें से एक प्लेनेट अर्थ है। उस अर्थ पे हम रहते हैं, उस अर्थ में भी फिर पाकिस्तान और सबके अलग अलग कंट्रीज हैं, फिर उन कंट्रीज में भी अलग अलग सबके शहर हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हम कितने माइनर, माइक्रो उसमें अपने आप को कंसिडर करेंगे इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, मतलब आप एक बीच पर जाओ, सी साइड पर, और उस बीच पर जाकर आप एक पार्टिकल उठाओ, तो वो आप अपने आप को समझ लो कि वो एक पार्टिकल आप हो, और वो पूरा बीच यूनिवर्स है आपका पूरा। तो इसी तरह से हम अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे उसका नाम है। ठीक है, और मिल्की वे इज अ स्पाइरल गैलेक्सी एंड वी एग्जिस्ट नियर इट्स एजेस, और उसके भी हम एजेस पर हैं। ठीक है, मतलब मिड में भी नहीं है कहीं पर, या सेंटर में भी नहीं है, उसके भी हम एजिस पर हैं। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना बड़ा होगा, इसका डायमीटर है 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। तो इतनी बड़े डायमीटर में से हम उसके एजिस पर हैं। होंगे हम कोई 100,000 के करीब करीब डिस्टेंस पे। ठीक है, लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे, किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो हमें मिल्की वे का पता चल गया कि हमें गैलेक्सी में का पार्ट है, और उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी है एक। ठीक है, वो मिल्की वे की भी पिक्चर मैंने कहीं अटैच की होगी, ये बनी हुई। या आप पूरा देखो, ये मिल्की वे है, और इस मिल्की वे में हम यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपसे वो पूछते ही हैं कि स्टार स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, स्टार की फॉर्मेशन क्या है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है। ठीक है, फ्रेजिंग कर लेंगे, मसला नहीं है, जब नाम याद हो जाएंगे फ्रेजिंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, अगर आप देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जिसे हम नेब्यूला कह रहे हैं। ठीक है, एक गैस और डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है, वो अपनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोलैप्स हो गए। ठीक है, मतलब अगर आपके पास, हम अपने घर की एग्जांपल लें, तो अभी तो ग्रेविटी ऐसी नहीं है, हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो इतना मजबूत बनाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अचानक से ग्रेविटी बढ़ जाए, तो हर चीज अर्थ की सेंटर में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से जब गैस और डस्ट पार्टिकल कोलैप्स होना शुरू हो जाए अपने ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ठीक है, तो ये नेब्यूला की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, नेब्यूला में ये सारी चीजें होती है। और यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रहा आपके पास फर्स्ट पार्ट पिक्चर में। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कोलैप्स जाइंट गैस क्लाउड या नेब्यूला। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, गैस क्लाउड भी कह सकते हो, नेब्यूला भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बनता है प्रोटोस्टार, सेकंड कैटेगरी, प्रोटोस्टार। ठीक है, अब प्रोटोस्टार में क्या है, व्हाट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोटोस्टार। अब ये कोलैप्स जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, मतलब आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचते जाओ, तो वो आपकी तरफ आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। ठीक है, और मतलब उसमें हो क्या रहा होगा कि आप दोनों बॉडीज का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होगी। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जब वो कोलैप्स हो रहा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ मूव कर रही होगी, तो इसका टेम्परेचर जो होगा, अब यहाँ पर आप देखो, कोलैप्स कंटिन्यूस एंड टेम्परेचर ऑफ कोर राइजेस अंटिल इट इज लार्ज इनफ टू कॉज फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक इंक्रीज होगा जब तक कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट ना हो जाए। फ्यूजन रिएक्शन आपको याद होगा जिसमें कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, डायमीटर आपने पूछा, डायमीटर क्या होता है? जब आप एक सर्कल बनाते हो, उसका एक सेंटर होता है, तो एक लाइन आप मार्क करते हो जो सेंटर से पास होती हुई जाती है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो ये डायमीटर होता है, और इसको अगर आप हाफ कर दो तो ये रेडियस होता है। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, जैसे ग्राउंड है ना, तो आप ग्राउंड के एक साइड से दूसरी साइड स्ट्रेट चले जाओ, डायमीटर। और उसके सेंटर में पिच होती है जहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स हो रहा होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट की एग्जांपल लें तो वहां से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, अगर ग्राउंड हर जगह से इक्वल है तो, सर्कल की तरह। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गैस और डस्ट पार्टिकल। गैस और डस्ट पार्टिकल की ग्रेविटी हाई होने की वजह से, मतलब उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होने की वजह से वो कोलैप्स करेगी। कोलैप्स होने के बाद उनका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, कोर का, यानी सेंटर में जो, जिस तरह अर्थ का भी कोर है, कोर सेंटर को कहते हैं हम, और वहां पर जो है वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, तो इसी तरह से जब कोर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और वो तब तक हाई होता रहेगा जब तक कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट ना हो जाए। फ्यूजन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें कंबाइन किया जाता है लाइटर न्यूक्लियाई को टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। तो इसमें कंबाइन किया जाएगा हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए। ठीक है, और आपको इक्वेशन याद होगी, हमने फ्यूजन रिएक्शन में लिखी थी, उसमें हमने ये लिखा था कि हाइड्रोजन टर्न्स इनटू हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन लाइट होता है, आपको याद होगा। ठीक है, एलिमेंट्स हमने लिखे थे, और हीलियम हैवी होता है। ठीक है, इसमें हमने दिखा था कि आइसोटोप्स होते हैं इसके, वो मिलके हीलियम बनाते हैं। तो दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होंगे जो मिलके हीलियम बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? पहला स्टेप, डस्ट क्लाउड पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से याद करोगे याद हो जाएगा, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। डस्ट गैस पार्टिकल से शुरू किया। अब डस्ट और गैस पार्टिकल क्यों आए? क्योंकि अभी हमने कॉमेट और इनके बारे में बात की, स्टार के बारे में। स्टार आउटर प्लेनेट में होते हैं, आउटर स्पेस में होते हैं, तो वहाँ पे गैस और डस्ट पार्टिकल ही है वहाँ पे, मतलब हमारी तरह बॉडीज नहीं है। ठीक है, अब गैस डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेंट्रल कोर का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा। हाई तब तक होता रहेगा जब तक कि आपको फ्यूजन रिएक्शन ना मिल जाए। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइट होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस हो गया। और दूसरी बात ये, अब आगे चलते हैं इसके बाद। फ्यूजन रिएक्शन के बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फ्यूजन रिएक्शन से क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली कि हाइड्रोजन सोर्स है यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवाने का। तो अगर कहीं पूछा जाए तो याद रखना है नाम हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन मेन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये, स्टार स्टॉप्स कोलैप्सिंग। ठीक है, अब फ्यूजन रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो कोलैप्सिंग का प्रोसेस रुक गया। ठीक है, ये पहले कोलैप्स हो रहा था, फ्यूजन नहीं हो रहा था। अब फ्यूजन हो रहा है, अब कोलैप्सिंग रुक गई। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टार स्टॉप्स कोलैप्सिंग एंड हीट प्रोड्यूसेस वाया फ्यूजन जनरेट्स इनफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। अब इस चीज को आप समझना, पहले क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से चीजें कोलैप्स हो रही थी। ठीक है,
अब हुआ फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, वो भी हीट आपके पास रिलीज करता है काफी ज्यादा। ठीक है। तो हीट रिलीज करने की वजह से अब वो जो इनसाइड एक फोर्स थी ना, अब उसके ऑपोजिट भी एक फोर्स आ गई। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सिंपल एक पिक्चर बनाई है यहाँ पर डायग्राम में, कि सेंटर की तरफ अगर ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही थी, तो फ्यूजन की वजह से आउटवर्ड भी एक फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सही है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो कोलैप्सिंग का प्रोसेस रुक गया। ठीक है। मतलब आप एक चीज को अपनी तरफ खींच रहे थे, थोड़ी देर बाद एक और आ गया, वो अपनी तरफ खींच रहा है। टग ऑफ वॉर हो गई अब। ठीक है। तो अब ये टग ऑफ वॉर बन गया। तो ना अब इसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है पूरा, ना वो अट्रैक्ट कर पा रही है, तो एक बीच का सिनेरियो सा बन गया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये तीन चीजें हो गई। 10 गैस पार्टिकल से शुरू किया, फिर उसके बाद कोलैप्सिंग पर आए, कोलैप्सिंग के बाद फ्यूजन रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से कोलैप्सिंग स्टॉप हो गई। ठीक है। पिक्चर में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया जाइंट गैस क्लाउड या नेब्यूला कहते हैं, उसके बाद हम प्रोटोस्टार पे आए। तो अभी हम प्रोटोस्टार की बात कर रहे थे ये बेसिकली। ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखो लिखा हुआ है बर्थ, मतलब ये बर्थ ऑफ स्टार है बेसिकली। ठीक है। अब इसके आगे ये और दो कैटेगरीज में जाएगा। ये बीच में एक फेस है कट किया हुआ है, इसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछते नहीं है, तो इसको कट कर दो, कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी कोई नहीं पूछेगा। अब प्रोटोस्टार के बाद जो है वो आप देखो दो कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है। एक जा रही है लो मीडियम गैस मास स्टार की तरफ, जैसे कि सन। दूसरी जा रही है हाई मास मैसिव स्टार की तरफ। ठीक है। नाम कोई नहीं पूछेगा उसका, सिर्फ लो मास और हाई मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब प्रोटोस्टार की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। प्रोटोस्टार अब दो पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी कैटेगरी की तरफ वो जा सकता है। या तो वो सन बना सकता है जैसे हमारे पास है सोलर सिस्टम में, या उससे भी ज्यादा मास का कुछ बना सकता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंस, क्योंकि हम इतने टाइम से सन को देखते आ रहे हैं, सन कैसे बना ये किसी ने नहीं देखा। ठीक है। वो प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितने साल भी रहे हो या आपसे पहले जो बड़े थे उन्होंने आपको बताया कि हमने एक सन को पूरा प्रोसेस होते हुए देखा है। ठीक है। तो किसी ने भी प्रोटोस्टार वाला प्रोसेस ऐसे देखा नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि कुछ ही दिनों में कुछ ही मिनट में हो जाते हैं, इनमें भी एयर्स पूरे गुजर जाते हैं, थाउजेंड थाउजेंड, फिर जाकर ये प्रोसेस होते हैं। तो अभी जो हम सन देख रहे हैं बेसिकली ये इसका मेन सीक्वेंस है, इसके अंदर भी रिएक्शंस चल रहे हैं। ठीक है। ये मेन सीक्वेंस है, ये सबसे लॉन्गेस्ट इसकी स्टेट रहती है जो हम देख रहे हैं। ठीक है। इस वजह से हम इतने सालों से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। तो जब वो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार के बारे में पूछेंगे, तो यहाँ से लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। व्हेन स्टार बिगिंस टू रन आउट ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्यूल, फ्यूजन रिएक्शन करवा रहा था हाइड्रोजन, तो फ्यूजन करवाने का जो फ्यूल था वो हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन डेफिनेटली खत्म तो होगा क्योंकि सप्लाई तो कहीं से आ नहीं रही है सन के पास। ठीक है। तो ये मसला है। अब उसके बाद क्या हुआ, द आउटवर्ड एक्सपेंशन फोर्स इज नॉट इनफ टू काउंटर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो हमारे पास एक आउटवर्ड फोर्स थी, वो अब इतनी इनफ नहीं है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अब काउंटर कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब हाइड्रोजन जो है, जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन करवा रहा था बेसिकली, अब वो जाहिर सी बात है थोड़े टाइम में खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की सप्लाई तो अलग से हमें कहीं मिल नहीं रही थी, ये तो हमने अभी तक कहीं भी नहीं लिखा ना पढ़ा। तो डेफिनेटली वो खत्म होगा, और जब फ्यूजन रिएक्शन खत्म होगा तो आप फिर पहली वाली स्टेट में जाना शुरू हो जाओगे। पहले कोलैप्सिंग हो रही थी। ठीक है। तो कोलैप्सिंग की वजह से उसको खत्म किसने किया था, फ्यूजन ने, उसको बैलेंस किया फ्यूजन ने। जब फ्यूजन रिएक्शन वीक होना शुरू हो जाएगा, तो कोलैप्सिंग आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब इस वजह से क्या होगा, कोर ऑफ स्टार गेट्स डेंसर एंड इट स्टार्ट्स टू फ्यूज हीलियम इनटू द अदर हैवियर एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब हाइड्रोजन जो फ्यूजन रिएक्शन चला रहा था इतनी देर से, अब वो थोड़ा सा वीक होना जब शुरू होगा, तो अब हमारे पास हीलियम मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन ने मिलके हीलियम बनाया था। तो हीलियम जो है वो
अब कंबाइन होके अपने से ज्यादा हैवी एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ था ना, लो मास हाई मास, तो ये लो मास हाई मास इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि अब वो हीलियम कंबाइन होगा तो वो अपने से हैवी एलिमेंट बनाएगा। ठीक है। तो जब वो अपने से हैवी एलिमेंट बनाएगा तो ये आपके पास दो मेन सीक्वेंस आ जाएंगे, लो एंड मीडियम मास स्टार्स लाइक सन, और हाई मास मैसिव स्टार्स। ठीक है, सन के अलावा जो है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये होगा कि हीट प्रोड्यूस नाउ कॉजेज आउटर हाइड्रोजन टू फ्यूज एंड कंज्यूम, एंड हीट कॉजेज द एक्सपेंशन टू एक्सेलरेट। मेन सीक्वेंस स्टार नाउ टर्न्स इनटू अ रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट। ठीक है। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, मतलब अभी हम सन की बात करें तो सन में भी हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन करके हीलियम बना रहा है। ठीक है। तो हीलियम अभी चल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम का प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है। और मे बी वो काफी नियर हो, खत्म होने वाला हो। ठीक है। और फिर जैसे वो खत्म होने की तरफ आएगा तो डेफिनेटली फिर वो अपनी नई स्टेट में चला जाएगा। और वो नई स्टेट कौन सी होगी? ये रेड जाइंट स्टेट होगी। ठीक है। रेड जाइंट या सुपर रेड जाइंट। सुपर रेड जाइंट उसके साथ है जो पहले मैसिव सन था, मतलब हाई मैसिव स्टार था। हम सन के हिसाब से देखेंगे तो वो रेड जाइंट बनेगा। तो सन की नेक्स्ट स्टेट है रेड जाइंट। ठीक है। वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। रेड जाइंट में कन्वर्ट होने के बाद आप और आगे जाओ थोड़ा सा, तो फिर उसकी अब फाइनल साइकिल आएगा, यानी डेथ ऑफ स्टार, मीडियम मास स्टार, सन की अगर हम एग्जांपल लें, सन के टाइप की स्टार की। ठीक है। अब हाइड्रोजन खत्म हो चुका था, अब हीलियम काम कर रहा था आगे। ठीक है। और द हैवियर एलिमेंट्स इन द कोर बिगिंस टू फ्यूज एंड टेम्परेचर ऑफ कोर राइजेस। अब हैवी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि कोलेप्सिंग का प्रोसेस अब थोड़ा सा इस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा फिर से। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हो, कोर बिकम्स डेंसर एंड इट स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड कीप्स इट कोलैप्सिंग, क्योंकि अब एलिमेंट्स कंबाइन होके हैवी एलिमेंट्स बना रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और कोलैप्सिंग का प्रोसेस और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सरफेस गैसेस एक्सपेंड एंड कूल ड्यू टू लॉन्ग लार्ज एक्सपेंशन फोर्स एंड टर्न टू रेड जाइंट। अब जो गैसेस आपके पास सरफेस पर हैं, क्योंकि मास तो जो कंबाइन हो रहा है वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहे हैं, और जो सरफेस पर गैसेस रह गई, ठीक है, उनका टेम्परेचर जो है वो लो होगा क्योंकि वो कोर में नहीं है। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर इसको कंक्लूड किया जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखो, एट अ पॉइंट व्हेन टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई इन द कोर एन एक्सप्लोजन कॉजेज सरफेस गैसेस टू एक्सपेल इन आउटर सरफेस। तो जो सरफेस के ऊपर गैसेस थी ना, तो वो एक्सप्लोजन की वजह से आउटर स्पेस में चली जाएगी। ठीक है। अब हम फिर से उसकी तरफ चले गए जहां से हमने शुरू किया था। हमने शुरू किया था गैस और डस्ट पार्टिकल से। ठीक है। और अब हम फिर उसी तरफ चले गए। आपको दोबारा से क्या मिल रहा है? अब आप ये देखो, आपने शुरू किया था नेबुलाई से, अब आपको दोबारा क्या मिल रहा है? प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है। या अगर रेड जाइंट की बात की जाए, सुपर जाइंट की, तो सुपरनोवा। ठीक है। तो इसका मतलब है हम फिर उसी तरफ आ गए, गैस और डस्ट पार्टिकल की तरफ। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती गई, कोर का टेम्परेचर हाई होता गया, एक टाइम ऐसा आया कि वो ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद जो है वो सरफेस पर जो गैसेस थी, जो पार्टिकल्स थे, वो सब फिर से जाकर आउटर स्पेस में चले गए। और उन आउटर स्पेस में जाने की वजह से दोबारा से आपके पास नेब्यूला फॉर्म हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टार का प्रोसेस था। ठीक है। इंशाल्लाह ये कि कल वाली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको शॉर्ट इसको लिखने का भी मेथड बता दूंगा कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ तो काफी डिटेल लिखी हुई है ताकि आपको रीड करके इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए, लेकिन इसको आंसर में कैसे लिखना है ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत डिटेल टॉपिक नहीं है ये कंप्लीट हो जाएगा कल। और फिर उसके बाद हम आप मुझे बताना कि कौन सा सेक्शन उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है। तो कल की क्लास भी हम थोड़ा सा लेंदी कर लेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट करके, इसके क्वेश्चंस बहुत कम है क्योंकि इसके पास पेपर्स ही कम है, तो हम इसको जल्दी कवर अप कर लेंगे कल। ठीक है।